हाँ जी, सो गुड इवनिंग दोस्तों। ये बात मैं कर रहा हूँ आईएससी इकोनॉमिक्स से अबाउट देयर क्वेश्चन पेपर सेम 2 का। लेट्स सी किस तरीके का पेपर था एंड व्हाट आर द आंसर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, आरबीआई हैज अडॉप्टेड 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अच्छा, M3 का डेफिनेशन पूछा है तो M1 है और टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स होता है, तो टाइम डिपॉजिट हियर मिल गया, बी हो गया आपका आंसर। अच्छा, $1.95 है, फिर $1.80 हुआ तो अप्रिसिएशन ऑफ मनी हो गया ना, बिकॉज हमारे केस में तो अगर बात करें इंडियन करेंसी का, तो इंडियन करेंसी का तो वैल्यू बढ़ा है, तो यानी कि इट्स एन अप्रिसिएशन ये रहा। ऑब्वियसली डिवैल्यूएशन डिप्रिसिएशन दोनों हो ही नहीं सकता, सप्लाई ऑफ करेंसी का खैर चलो सवाल ही नहीं है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, व्हेन द latter is facing severe liquidity problem, hence central bank। अच्छा, financial assistance to the commercial bank when the latter is facing severe liquidity problem, तो इसमें क्या है, मोनोपोली ऑफ नेट इशू किसका मदद कर रहा है, कमर्शियल बैंक का। बैंकर टू द गवर्नमेंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट नहीं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो, मतलब जहाँ पे पैसा सर्कुलर फ्लो में बाहर नहीं जा रहा है, इनफैक्ट आ रहा हो मे बी। ठीक है ना, देखो यार, इन्वेस्टमेंट जो है ना ये एक इंजेक्शन है। आप ये सोचो ना, टैक्सेस आपको देना पड़ रहा है, इंपोर्ट की वजह से पैसे जा रहे हैं, सेविंग्स की वजह से इकोनॉमी में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये सब लीकेज है। बट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक इंजेक्शन है, तो हियर इट इज दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज अफेक्टेड इन द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम। अपने पढ़े थे ऑटोनॉमस होता है और इंड्यूस्ड होता है। ऑटोनॉमस अफेक्ट नहीं होता है, इंड्यूस्ड इफेक्ट होता है, तो इसका जवाब आपका हो गया इंड्यूस्ड। अच्छा, फैंटास्टिक। NNP एंड FC आपसे पूछा गया, NDP ऑब्वियस बात है, N और FC सेम है, N और FC सेम है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट जाने के लिए अपने पढ़े थे, अपने को NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा, तो ये अपने लोग का आंसर हो गया। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट्स, अपने लोग का जवाब यहाँ पर हो गया। ठीक है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव के बीच का फर्क बड़ा आसान है। प्रोग्रेसिव में इनकम के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ता है, रिग्रेसिव में उल्टा होता है, घटता है। अच्छा, तो ये था दोस्तों शुरुआत का क्वेश्चंस, जो कि 8 मार्क्स का था आपका, बड़ा ही आसान था। 2-3 मिनट में आई थिंक हो गया हमारे से। ओके, वो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा, ये जो था सेक्शन बी आपका, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ऑप्शंस है ना। तो आइए एक बार सेक्शन बी का अपने लोग देखते हैं कि क्या है नहीं है। इधर देखें, डिस्कस एनी 2 एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स अंडरटेकन टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अरे जनाब, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, तो सरकार ने ऐसा कौन कौन सा एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स लिया है जिससे आप लोगों का जो डिसइक्विलिब्रियम है वो करेक्ट हो गया। सबसे पहला, गवर्नमेंट ने आप लोग देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या ये सब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है ना, बैंक्स को मतलब एग्जिम बैंक का इजीली लोन देना जिससे एक्सपोर्ट प्रमोट हो हमारी कंट्री में, तो इनमें से आपको कुछ लिखना है, राइट। मूविंग ऑन, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा देखो जी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर देखो 2 बातें होती है, एक होती है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश या इन काइंड। काइंड में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, है ना, एक ट्रिप ऑफर हो गया आपको, कुछ इस तरीके की बातें, और सिमिलर लिखो कि एग्जाम्पल मांगा है। और अब अगर आपको बोला गया दूसरा पार्ट, तो एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई नहीं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड सो मेनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है ना, तो ये 2 मेन बातें आपको लिखनी है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉइज। अच्छा, आगे देखते हैं, ये सम दिख रहा है हमें। इफ द इनिशियल इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़, मतलब इकोनॉमी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, फैंटास्टिक। MPC हमारे को दिया हुआ है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम। जनाब, अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बात करें तो पहले अपने मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं, 1/1 माइनस MPC, यानी 1/। इंटरेस्टिंगली कल जो मैराथन हुआ था उसमें मैंने यही एग्जाम्पल लिया था, कोइंसिडेंटली सेम नंबर यूज किया था, 1/1 माइनस 0.8 यानी कि 1/0.2 यानी कि 5 टाइम्स, तो 100 करोड़ आपका बन जाएगा 500 करोड़। जिसको विश्वास नहीं, जाके मैराथन देखना। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जनाब। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सस्टेन्ड राइज इन द प्राइसेस, वो सब ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है, इकोनॉमी में जब सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड राइज करता है तब वो प्राइसेस को ऊपर टानता है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में होता क्या है जनाब, कि मान लीजिए इकोनॉमी में वर्कर्स ने ज्यादा वेजेस डिमांड किया,
अब टू पे मोर वेजेस प्राइसेस बढ़ाना पड़ेगा। अब क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो अफेक्ट हो रहा है। तो अब मान लो जिनको आप रेंट देते थे वो लोग डिमांड कर रहे हैं इंक्रीज इन रेंट। इस तरह से एक साइकिल सेट हो गया। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को बेसिकली किसी राइज इन कॉस्ट, कोई राइज इन कॉस्ट ड्राइव करता है, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो। तो टू रिमूव द एक्सेस डिमांड या टू एडजस्ट टू द एक्सेस डिमांड प्राइसेस सेलर्स बढ़ा देते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? बड़ा ही सरल क्वेश्चन। गवर्नमेंट बजट आप लोगों को पता है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, presented in the first week of February on the first working day of February. Okay, what is meant by deficit financing? It is a means of repaying loans by the government wherein the government is printing currency. It may lead to inflation. ऐसे और भी इसके प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको एक दो तो प्रॉब्लम बताना है, जैसे it may lead to inflation, है ना, purchasing power may get affected and so on and so forth. Yeah. स्टेट वेदर द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड और नॉट, अगर क्या है रीजन, अगर इंक्लूड कर रहे हो तो, नहीं तो क्या रीजन है नहीं इंक्लूड करने का, है ना। देखो जी, सबसे पहले इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू बाई कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। हाँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ये एक तरीके से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। आप जब उसको बाई कर रहे हो तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इंटरेस्ट कब नहीं आता है? जब गवर्नमेंट बोरो करता है ना पब्लिक डेट चुकाने के लिए, या पब्लिक इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, वो सब नहीं आता। बट ये वाला इंटरेस्ट में देयर इज नो प्रॉब्लम। फूड ग्रेन ग्रोन बाई अ फार्मर फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखो यार, अपने पढ़े थे नेशनल इनकम के अंदर एक होता है सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज और एक होता है गुड्स। गुड्स का सेल्फ कंजम्पशन आता है बिकॉज गुड्स हैव अ मार्केट वैल्यू। ये अपने कल मैराथन में भी डिस्कस किए थे, पास पेपर डिस्कशन जहां हो रहा था। सर्विसेज होता तो नहीं आता, बट ठीक है, यहाँ पे ग्रेन था तो चलो आएगा, बिल्कुल नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा बिकॉज दे हैव अ मार्केट वैल्यू। रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप्स। अच्छा, न्यूमेरिकल नहीं आया बट स्टेप्स आ गया। इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाई एक्सपेंडिचर मेथड। बड़ा ही सरल क्वेश्चन। इसमें आपको सबसे पहले क्या बोलना है? 4 नंबर का क्वेश्चन था बट एकदम मतलब हल्का क्वेश्चन है। क्या बोले आपको? जैसे एक्सपेंडिचर मेथड आया तो आपको बोलना है कि सबसे पहले इकोनॉमी इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 डिफरेंट सेक्टर्स, जिसके अंदर आप बता दो, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है फर्म्स, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंजम्पशन सेक्टर का खर्चा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर, आई मीन फर्म्स का खर्चा को अपने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। गवर्नमेंट के खर्चे को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के खर्चे को अपने नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। उसके बाद अपने इन चारों को ऐड करते हैं नेक्स्ट स्टेप, जिससे क्या आता है ये बात हमने आपको बताया था। जीडीपी एट एमपी आता है, ये बात हमने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आपको नेशनल इनकम कंप्यूट करना है विच इज बाय डिफॉल्ट एनएनपी एट एफसी। तो अब अगर आपको बताना है कि देखो जी, ग्रॉस से नेट तक पहुंचने के लिए अपने को डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए अपन को एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचने के लिए दोस्तों अपन को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रिमूव करना पड़ेगा, आई मीन लेस करना पड़ेगा। ये हो गया मसला हल। यहाँ पे ड्रॉ अ वेल डायग्राम टू एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो इन अ 3 सेक्टर मॉडल। इसमें आपको पहले तो बताना है कि कौन से 3 सेक्टर मौजूद है। 3 सेक्टर के अंदर दोस्तों आपका आ गया, एक तरफ हाउस होल्ड्स, फर्म्स, और आप लोगों को पता है कि 3 सेक्टर मॉडल है तो गवर्नमेंट। ये 3 सेक्टर्स आ गए। फिर आप लोगों को एक प्रॉपर डायग्राम बनाना है, इंजेक्शन लीकेजेस एक्सप्लेन करने हैं, है कि नहीं है, हाउस, और बीच में बैंक रखना है। जैसे हाउस होल्ड से फर्म जो है वो फैक्टर सर्विसेज आता है, फर्म से हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट्स आता है। सिमिलरली हाउस होल्ड से गवर्नमेंट भी फैक्टर सर्विसेज आता है और गवर्नमेंट से हाउस होल्ड तक फैक्टर पेमेंट जाता है। अब अगर बात करें फर्म्स और मतलब गवर्नमेंट के साथ और रिलेशन की, तो गवर्नमेंट हमें हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट भी देता है, जैसे पेंशन और ये सब, जिसको ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। अब अगर आप बात करो फर्म और गवर्नमेंट्स के बीच में, जैसे हाउस होल्ड फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज लेकर पेमेंट करता है, वैसे ही गवर्नमेंट भी तो फर्म से गुड एंड सर्विसेज लेकर पेमेंट करता है। एट द सेम टाइम फर्म्स जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रही है, गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडीज दे रही है। फिर आपको इंजेक्शन और लीकेजेस बताना है इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पर जैसे बैंक में जो आप लोग बोरो करके आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपका इंजेक्शन हो गया इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट जो हमें ट्रांसफर पेमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट जो फर्म्स को सब्सिडीज दे रहा है, वो इंजेक्शन हो गया। लीकेजेस जो हो गया, टैक्सेस हो गया, लोगों का सेविंग्स हो गया। इतना आपने बता दिया तो वो फुल मार्क्स आपको देगा एग्जामिनर। डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द करंट अकाउंट। डिस्कस किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द करंट अकाउंट को दोस्तों डिस्कस करने के लिए। देखिए करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट को आपको बांट देना होगा, देखो 3 पार्ट्स में। पहला आपको बताना होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें आप बोलोगे कि गुड्स का आप जो ट्रेड है उसको कैप्चर करते हो। सर्विसेज
जिसको अपने लोग बोलते हैं इनविजिबल्स, और फाइनली यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, और इन तीनों को डिस्क्राइब करना है फिर। तो ये हो गया आपका बैलेंस इन द करंट अकाउंट। आपको लिखना है कि रिकरिंग नेचर के आइटम्स को कैप्चर करता है और ये असेट्स और लायबिलिटीज को कंट्री का अफेक्ट नहीं करता है। आपको फुल मार्क्स मिल जाने चाहिए। नेक्स्ट है डिस्कस एनी टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अरे भैया 4 है, सेविंग्स, करंट, फिक्स्ड, रिकरिंग। कोई भी 2 लिख दो, आप डिस्क्राइब कर दो अच्छे से, है ना। डिस्कस हाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट टूल टू अटेन। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, अपने लोग पास्ट पेपर जो डिस्कस किए थे लास्ट, जो उसमें से है रीजनल इक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों पॉइंट्स डिस्कस किया हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आप बता सकते हो कि जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है, इंडस्ट्री सेटअप करता है और ये सारी चीजें करता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लोगों का परचेजिंग पावर बेटर होता है, ठीक है कि नहीं। रीजनल इक्वालिटी में आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट जो है ब्रिजेस और ये सारी चीजें जहां पर नहीं है, आयरन और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज ये सब बना रही है, जहां जो रीजन्स बैकवर्ड हो गए हैं, देयरफॉर इक्वालिटी आती है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, पता ही नहीं चला। The Great Depression of 1930s proves that without the government interventions, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना the economy cannot create employment opportunity। अच्छा, मतलब अगर गवर्नमेंट एंटर नहीं करेगा तो इकोनॉमी में क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी। एक सेकेंड, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, इन इंडिया मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है आर बेस्ड ऑन कैनेशियन एग्रीगेट डिमांड स्ट्रेटेजी ऑफ डायरेक्ट जॉब क्रिएशन बाय द गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है 100 डेज गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस करता है, ठीक है। मनरेगा इंक्रीजेस परचेजिंग पावर हुज एमपीसी इज द हाईएस्ट, ठीक है ना, बिल्कुल। अभी क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय एमपीसी। सीधा मसला है यार, हाउ व्हाट इज मेंट बाय एमपीसी, द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एमपीसी। स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जनाब इसमें आपको चारों बताने हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स x माइनस एम। हाउ इज एमपीसी एमपीएस ऑब्टेन फ्रॉम एमपीसी। सीधी सी बात है, 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस। ये रिलेशन आप लोग को बताया हुआ है। सो दोस्तों ओवरऑल इट सीम्स कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होने वाले हैं जिनका 40 on 40 पक्का हिट करेगा ही करेगा। सो चलिए अब आप लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। आई बिलीव मंडे को मैथ्स है। So good luck everybody. Tata everyone.